नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से रेलवे की क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। रेलवे की क्लास कहने का मतलब सिर्फ आरपीएफ वाले ही नहीं देखेंगे। जो भी बच्चे टेक की फॉर्म भरेंगे, जो भी बच्चे ग्रुप डी की फॉर्म भरेंगे, जो भी बच्चे एनटीपीसी की फॉर्म भरेंगे, है ना, सभी ये क्लास ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं सिंगल आदमी इस पर पढ़ाता हूँ भी कार्य करते हुए, तो मैं अलग अलग क्लास का नाम नहीं दे सकता। ठीक है भाई, तो ये आप पढ़ सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ के लिए इनरोल हो सकते हो मात्र 49 रुपया में। 49 रुपया दे करके जो है आप सभी क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो इन सीरीज की। इस सीरीज में बात करें तो 30 सेट आने वाली है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। अगर सब दिन बात करें कि कितने प्रश्न की हम यहाँ पे चर्च कर लेंगे, तो 400 के करीब यहाँ पे आप बातों को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा बात रही कि भाई इतने क्लास में हो जाएंगे क्या, तो भाई जब तक अगर मुझे नहीं लगेगा कि इतने में मैं क्वेश्चन अच्छा खासा मिला के दूंगा, अगर लगेगा कि मुझे और क्लास 2 4 10 कराने चाहिए तो मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन फी इतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्लास मैंने स्टार्ट किया, जब तक मुझे ये नहीं लगा कि भाई सफिशिएंट है, जब तक मैं बच्चे को ये ना कह दिया कि जाइए सब कुछ बल्ले बल्ले, तब तक मैं छोड़ा नहीं। और ऐसे इनको भी पकड़ लिया हूं तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए श्री गणेश करते हैं, जय श्री गणेश, है ना। और एक एक बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और कि ये एसएससी के क्लास से थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर शायद मैं ना कभी पढ़ाऊं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इतनी बार पढ़ा दिया हूं कि वहीं से आएगा। जो ई बुक आ रहा है वहां से स्टैटिक्स वाले पोर्शन क्लियर कीजिएगा, और जो रेलवे की प्रॉपर क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिलेगा। साइंस की वेटेज अच्छा खासा रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा और स्टैटिक्स फॉर्म भी कुछ मात्रा में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 अम्लीय पदार्थ ABCD, ये 4 अम्लीय पदार्थ का नाम है, जिसका पीएच वैल्यू आपको दे रखा है 2, 4, 5 और 6 पीएच वैल्यू है। तो निम्नलिखित में से किस एक अम्लीय पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता सबसे कम होगी? देखिए बताइए, पहले अनुमान लगाइए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 में डी दिया गया है, और डी का पीएच वैल्यू कितना दिया गया था आपको? 6। इससे क्या ज्ञात होता है कि जिसका पीएच वैल्यू जितना अधिक है उसमें क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती है। यहां से एक किलो गांठ बांध लीजिएगा, पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, H+ आयन की सांद्रता डिक्रीज करेगा। जितना पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगा उतनी कम H+ आयन की सांद्रता होगी, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतनी ही जो है H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा था, इसीलिए सबसे अधिक पीएच वाले मान को जो है मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आना 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीएच स्केल का जो है एक पैमाना दिया गया है, ये आप जानते ही हैं कि अगर 7 से कम हुआ तो एसिड होता है, 7 से अधिक हुआ तो बेस होता है, और या फिर क्षारीय कहिए, और 7 हो जाए प्रॉपर तो न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल क्या होते हैं? संसार में जल है, जल जो है ये न्यूट्रल है, शुद्ध वाटर जो है न्यूट्रल है। लेकिन शुद्ध वाटर किसे कहते हैं? वर्षा की जल को कहते हैं, पृथ्वी के पर नीचे गिरने से पहले। लेकिन आजकल ये भी शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे कारण ही शुद्ध नहीं रहा। आप जानते हैं कि पर्यावरण काफी प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण वर्षा एसिड रेन के रूप में निकलती है। शुरुआती के दिन में तो फिक्स है ना भैया। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये देखिए कुछ चीज है जिसकी आपकी पीएच वैल्यू पार्टिकुलर पूछे जाते हैं। आपको ये पीडीएफ में आज फ्री ही दूंगा डेमो, तो हर एक बच्चे के पास पहुंचेगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हर चीज वो चीज लिखा है जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे एक नींबू का आता है, एक सिरका का आता है, एक मानव मूत्र का आता है, एक ब्लड का आता है। ऐसे ही गिने चुने चीज का पीएच वैल्यू जो है आपके एग्जाम में आज तक आते आया है। तो इस पीडीएफ से देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से जितने कम होंगे उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी, तथा उस अम्लीय पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 था, 4 था, 5 था और 6 था। ये 4 प्रकार के एसिड आपके नमूने के तौर पे दिया है। इसमें सबसे कम पीएच वैल्यू है 2 पीएच वैल्यू है। तो इसमें हमने कहा कि H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक है। और सबसे कम वाला ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए 6 वाला आंसर हुआ था डी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि 4 और 2 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? 4 वाला? जी नहीं, 2 वाला होगा। जितना कम पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा मजबूत एसिड। ठीक है, और जितना अधिक पीएच वैल्यू उतने ही ज्यादा मजबूत भस्म। एसिड के केस में उल्टा है, कम रहेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोटकू है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भस्म के केस में जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं ना। तो जब पीएच वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी वह उतने ही स्ट्रॉन्ग क्षारीय प्रकृति अल्कलाइन जो है वस्तु होगी। ठीक है, तथा उसमें उतने ही कम H+ आयन की सांद्रता होगी। देखिए यहाँ पे कम लिखा है। इसके निष्कर्ष क्या निकला कि जिस
तत्व का जितना कम पीएच मान उतने H+ आयन की सांद्रता अधिक। ठीक है, पीएच वैल्यू जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन महोदय ने किया था। ठीक है, सभी प्रकार के बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल भरी जाती है। क्या भरी जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अकार्बनिक अम्ल है, तो अकार्बनिक अम्ल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मानव के पेट में पाया जाता है और जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं भोजन के माध्यम से उसे नाश करने के लिए जिम्मेवार है हमारा कौन भैया? HCl। पेट से स्रावन होता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है ना? तो ये भी H2SO4 को कहा जाता है। शुद्ध जल उदासीन होते हैं, जैसा कि जो जल होते हैं न्यूट्रल 7 pH वाला, शुद्ध जल उदासीन होते हैं। न्यूट्रल का उदासीन करने का मतलब 7 pH। वर्षा की जल को शुद्ध जल कहा जाता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। मानचित्र पर दो समान वर्षा, मान लीजिए यहाँ भी समान वर्षा हो रहा है, यहाँ समान वर्षा हो रहा है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होंगे मानचित्र पे, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। गारंटी है जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे और कभी इस प्रकार की बात नहीं सुन रखे हैं और समवर्षा वाली रेखा पूछ दिया तो हाइट तो आंसर नहीं मारेंगे। उसको लगेगा कि भाई हाइट मतलब तो ऊंचाई होता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही है दादा। आइसोहाइट समवर्षा वाला रेखा है, जबकि आपका आइसोहैप्स है ना, आइसोहैप्स जो है ये सम हाइट यानी सम ऊंचाई वाली रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है इसकी कार्यभार उत्तरदायित्व चीफ पर्सन कौन होते हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं भारत में जनरली। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के इतर गृह मंत्री के मंत्री भी जो है इनमें चीफ हो सकते हैं। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार से एक की पोस्ट है राज्यसभा में सभापति, वो कौन होते हैं? भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आती है। अब ये जो कार्मिक मंत्रालय है, आप जब रेलवे के डीआरएम ऑफिस में ज्वाइन करने जाओगे तो वहां भी कार्मिक विभाग होता है। ठीक है भाई, है ना, कार्मिक विभाग होता है, अकाउंट विभाग होता है जहां से पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो कार्मिक मंत्रालय है ये किस कहां से मतलब संबंधित है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन जो है कार्मिक मंत्रालय आ जाती है। ठीक है, हाल में ही पेश किए गए जो अंटार्कटिका विधेयक है, जो अभी मेरे ख्याल में डेढ़ साल हो गया अंटार्कटिका विधेयक को पेश किए हुए, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। तो ये करंट से क्वेश्चन रहेगा। गृह मंत्रालय के अधीन क्या क्या आ जाता है? देखिए, गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग आता है। आप रेलवे में भगवान करे आपका हो जाए तो रेलवे में जो भी इंटरनल एग्जाम होगा वहां पे राजभाषा से 15 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा से बहुत कम पढ़ के आपको 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये राजभाषा विभाग भी आ जाता है गृह मंत्रालय में। सीमा प्रबंधन विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, है ना, ये सभी के सभी जो है गृह मंत्रालय में आ जाता है। आप लोग बताएं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? है ना, आपके लिए क्वेश्चन है। इसके अलावा डायोड का आविष्कार किसने किया था? डायोड का आविष्कार जो है ये फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायोड का निर्माण किस चीज से होती है? तो सेमीकंडक्टर से होती है। किससे होती है दादा? सेमीकंडक्टर से होती है, अर्धचालक से होती है। अर्धचालक से एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन जाता है कि अर्धचालक पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या भी तापमान को अर्धचालक पे बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता यानी जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भी वो भी बढ़ जाता है। यानी अर्धचालक में तापमान को बढ़ाने से उसकी चालकता की मान भी बढ़ जाती है। लेकिन जो है ना सुचालक है या भी कोई भी धातु है जो गुड कंडक्टर होती है ना, तो उस पे ये चीज उल्टा काम करता है। अगर आप कोई भी मान लीजिए लोहा पे आप तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता वैल्यू है वो घटेगी, क्योंकि लोहा चालक है न कि अर्धचालक है। अर्धचालक वे होते हैं जिसमें चालक और बैड कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों का गुण होता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, है ना। इसके अलावा इसका उपयोग परिपथ में अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। किसकी बात हो रही है? डायोड महोदय की। आप सभी ने डायोड देखा होगा, इस प्रकार से चीटी के आकार का रहता है, यहां से दो वायर निकले होते हैं। आप जब किसी सर्किट को खोलेंगे जैसे रेडियो वगैरह के या फिर कोई भी चीज की मदरबोर्ड वगैरह खोलेंगे तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगा। मोबाइल में नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि मोबाइल में जो है इंटरनल रूप से ये चीज लगाया जाता है जो बाहर से नहीं दिखता है। इसके अलावा एसी धारा को
डीसी धारा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में जो अगर आप बदलते, अभी आपने देखा कि डायोड भी सेम काम कर रहा था भाई साहब, डायोड भी सेम काम कर रहा था कि परिपथ में एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल रहा था। लेकिन होलसेल बहुत बड़े पैमाने पे जो एक यंत्र होती है जिसका यही मेन काम है, ये है भैया एसी धारा को डीसी धारा में बदलना। डायोड का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, डायोड का काम है एलईडी बल्ब का निर्माण करना और भी कई सारे काम है ना। तो एसी धारा को डीसी धारा में बदलने वाले जो उपकरण है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर का जस्ट उल्टा क्या होता है भैया? इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर आप सभी के घर में है ना। घरेलू परिपथ जो है एसी धारा में काम करता है, आप सभी जानते हो। और जैसे ही घर की बिजली गई तो आपका लोड कहां पे आ जाता है? इन्वर्टर पे आ जाता है। ये इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी जो आपके घर में इन्वर्टर के नीचे जो बैटरी लगी है वो क्या होती है कि जब तक बिजली थी तब तक ये दो कंडक्टर से बैटरी चार्ज होते रहते हैं। जैसे ही बिजली गया इसी दोनों कंडक्टर से इस इन्वर्टर को इनपुट मिल जाती है और ये इन्वर्टर क्या करता है? डीसी, चूंकि बैटरी डीसी निकालेगा तो ये डीसी को एसी में बदल देता है और आपके घरेलू परिपथ की जो भी पंखा है, लाइट है, टीवी है, मोबाइल नहीं भैया, ये सब चलाता रहता है। ठीक है भैया। इसके अलावा डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है ना? अविभाज्य होता है। बाद में परमाणु के जो है अलग अलग कण की खोज, जैसे जे थॉमसन ने आपका जो है ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का किया आपका कौन? ईंट थॉमसन ने, है ना। प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड ने और नाच न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, है ना। प्रोटॉन पे होते हैं प्लस धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इसी को अल्फा बीटा गामा से रिलेट कर लेना। अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पे होती है पॉजिटिव चार्ज, है ना। बीटा पे होती है निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव लिखना है यहाँ पे, है ना। और गामा पे कोई चार्ज नहीं होती है। ठीक है। ट्रायोड, देखिए अभी आपने डायोड पढ़ा था, अब हम ट्रायोड पढ़ेंगे। देखिए इस क्लास में, रेलवे वाली क्लास में शायद मैं एक बार जो चीज पढ़ा दूं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है और कवर करने में, है ना। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट शायद न हो। और आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 ही पूछे जाते हैं, तो उसको मैं जनरली न रखूं क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ा दिया हूँ स्टैटिक्स जीके, पास्ट में आपने देखा ही होगा। और ई बुक जो आ रही है वो होलसेल स्टैटिक्स जीके का एक कॉम्बो पैक है, तो उसमें भरोसे आप रह सकते हैं। ठीक है। बाद बाकी यहाँ रेलवे की प्योर मटेरियल इसमें रहेगी। ठीक है। 1960 में एल.डी. फॉरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह अर्धचालक से नहीं बनाए जाते हैं भैया, जैसे डायोड अर्धचालक से बनती थी, ये नहीं बनती है। और ट्रायोड में आपके कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, इसीलिए इसका नाम है जो है आपका ट्रायोड। डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। ट्रायोड में एक तीसरा टर्मिनल जो एक्स्ट्रा होता है ये ग्रिड कहलाता है। और ग्रिड क्या कहता है कि धारा को कंट्रोल करता है, विद्युत धारा जो होती है ना, करंट, उसको बैलेंस करने का काम करता है ग्रिड। बाद बाकी कैथोड और एनोड तो आप बैटरी में भी सुनते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। ठीक है भैया, है ना। आप लोगों के लिए चलिए एक और क्वेश्चन, कैथोड और एनोड में हमें यह बताइएगा कि इसमें जो है धनायन कौन है? ठीक है। धनायन वाला, प्लस वाला चार्ज किस पे होता है? इसके अलावा माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, है ना। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जनरेटर कार्य करता है। अभी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरेटर, विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसके बना होता है? आप प्राचीन काल से क्वेश्चन बनाते आए हैं, तो इसका क्रोड जो है नर्म लोहा का बना होता है। और ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिव करंट में काम करता है, एसी में काम करता है। इसका मेन काम क्या है कि मान लीजिए घर में 230 आया और आपको 12 वोल्ट की जरूरत है, तो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको लगाना पड़ेगा। 230 आप इनपुट दे दीजिए और आउटपुट आपका 12 वोल्ट निकलेगा। वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी है, जैसे 230 से 110 भी बनता है, रेलवे में यूज होता है ना। तो इसे, है ना। इसके अलावा मार्च 2024 में भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लाइपो पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? देखिए भूटान के लिए भी एक अच्छा खासा अवसर है कि ये पहली बार कोई विदेशी नागरिक होगा जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और भारत के लिए तो गर्व की बात है कि भारत के राजनेता ने ये वाला सम्मान जो भूटान के लिए पहली बार है वो भारत के किसी नागरिक को मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मिला है भूटान के सर्वोच्च अधिकार मतलब पुरस्कार। ठीक है। पास्ट में यानी 2023 की हम बात करेंगे, हालांकि इनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। 2016 से मिलना जो है सिलसिला चालू हो गया था। 2023
माफ कीजिएगा 2023 में कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सरकार के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र देश के द्वारा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2023 ग्रीस के द्वारा, ये सब प्राप्त हुआ है। एसएससी जीडी में यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 किस देश के द्वारा। इन दोनों में है ना 2-4 गो देश दिया होगा तो वो ग्रीसो होगा। इनके अलावा भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं। भूटान के अधिकांश निवासी किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। भूटान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शेरिंग टोब्गे है ना, सेकेंड कार्यकाल के लिए चुना गया है ये, है ना। भूटान के राजा फिक्स हैं अभी कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इस प्रकार का नाम है भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं अपने पड़ोसी देश से सभी क्वेश्चन बता दिया हूं। सीमा रेखा किसके साथ कितने लगती है, कौन कौन से राज्य किससे टच करता है, कौन से पड़ोसी देश का कौन सा भाषा है, कौन से पड़ोसी देश में है ना जो है कौन सी त्योहार फेमस है, कौन सा नृत्य फेमस है, कौन सा पहाड़ सर्वोच्च है ना, ये सब बता दिया हूं। बाद बाकी का काम आपका बन जाता है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं है वो सोचेंगे कहां बताए हो, ये कब हुआ? तो भैया ये ऐसा हुआ कि जो हम पिछली सीरीज चलाए हैं वहां पे हुआ है, हम बता रहे हैं। अगर आप पूरा नहीं देख पाओ तो कम से कम 35 वाली सीरीज जरूर देख लेना, जिसके अभी 32 वीडियो हुए हैं। आपको एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो बता देना, ठीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा, बता दिया। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? कोई बता देगा? 22वें तीर्थंकर सभी 23वें और पहला रट के बैठे हुए हैं। 22वें कौन रटेगा? हम, है ना। तो 22वां कौन है भाई? ऋषभदेव नहीं है, पार्श्वनाथ नहीं है ना, पार्श्वनाथ नहीं है, अरष्टनेमी होगा, अरष्टनेमी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर कैमा तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर हुए, आखिरी तीर्थंकर हुए, आखिरी, है ना, आखिरी रास्ता एक पिक्चर भी है, ठीक है। तो ये आखिरी तीर्थंकर हुए, है ना। तो अरष्टनेमी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 22 नंबर के हुए। अब हम जैन धर्म की आज चर्च कर रहे हैं, आगामी किसी क्लास में नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। लेकिन वही बात अगर वास्तविक संस्थापक की बात आ जाए तो भगवान महावीर आंसर करके आना है आपको। वैसा ही सेम है कि भाई गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? ऐबक है। और वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे उसी प्रकार से। इसके अलावा, है ना, आखिरी या 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। एक बार आपको याद होगा कि जैन धर्म में कैवल्य से क्या तात्पर्य है, जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकर का तात्पर्य है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मेंटर कह सकते हो, है ना। इसके अलावा 540 ईसा पूर्व में वैशाली में के कुंड ग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बचपन का नाम की बात करेंगे तो वर्धमान, है ना, वर्धमान, है ना। ये किस वंश के थे? तो क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे। भगवान महावीर के माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था, ठीक है। ये भगवान महावीर की थोड़ी सी बात। अब हम जैन धर्म की थोड़ी सी बात करेंगे। भगवान महावीर को ज्ञान, ज्ञान कैवल्य, कैवल्य का अर्थ है ज्ञान, और अभी आपने देखा तीर्थंकर का अर्थ है पथ बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला। जो ज्ञान की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है, ये ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर जिन अहर्त, है ना, भगवान महावीर जिन अहर्त निग्रंथ या कैबलिन कहलाए, क्योंकि कैबल्य प्राप्त हुआ ना, है ना, तो इसीलिए इसे कैबलिन भी कहते हैं, ठीक है। भगवान महावीर ने किस भाषा में जो है उपदेश दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, और पहला उपदेश राजगीर में दिए थे, ठीक है भैया। इनके अलावा सियादवाद और एकांतवाद और संलेखना, ये तीनों के तीनों जो टर्म हैं ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसमें संलेखना जो है काफ़ी जो है आपका कह सकते हैं कि उनके लिए तो श्रद्धा है, लेकिन हम लोग का रूह कांप जाता है भाई। इसमें क्या होती है, आपको तिल तिल करके प्राण त्यागना होता है बिना अन्न जल का, उसे संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, महान है वो लोग भैया, है ना, जो प्रभु के पाने के लिए इतने यातना अपने आप को देते हैं, जय हो। इनके अलावा 2 जैन संगति कहाँ कहाँ हुए? पहले 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य रट लेते हैं, स्थूलभद्र को भूल जाते हैं। अरे थुलथुलवा को याद रखिए, क्या हुआ ना कि अध्यक्ष पूछेगा तो यही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। ये तो जो है संरक्षण दिए थे भाई, उस समय शासक था, सत्ता में था, ठीक है भैया। दूसरी 6ठी शताब्दी में हुआ, है ना, बल्लभी गुजरात में हुआ। कहां पे हुआ? बल्लभी गुजरात में। इनके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा
क्षमा सरवन जी। इसके अलावा बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हुए, है ना। उपदेश की भाषा पाली है। जैन धर्म में क्या था, प्राकृत था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। और जो भगवान महावीर प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, राजगिरी में। बुद्ध के जो गुरु हुए उनका नाम क्या था, अलार कलाम। बौद्धों के रामायण किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को। इनके लेखक कौन है, अश्वघोष महोदय हैं। और प्रमुख जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु जी हैं। ठीक है। जैन धर्म को फॉलो करने वाले उस समय के जो नरेश हुए, जो फेमस हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के थे। खारबेल ये कलिंग नरेश थे, है ना। ये ध्यान रखेंगे। खारबेल, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारबेल से जुड़ा हुआ है। ये भी रेलवे के अंदर पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। और कलिंग युद्ध किससे जुड़ा हुआ है, तो अशोक से, आप सभी जानते हैं, 261 BC में। दो जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर भी मिलते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक कोशीय जीव के शरीर में जल तथा लवण की सांद्रता को संतुलन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। एक कोशीय जीव है, ये एक कोशीय जीव है। सबसे पहले कोशिका का इतिहास मैं आपको बता चुका हूं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका और आपका जंतु कोशिका। फिर इसके अंदर भी जंतु कोशिका में दो भाग, यूकेरेटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर कोशिका की उपस्थिति के आधार पर बात करेंगे तो एक कोशीय जीव, बहुकोशीय जीव। आप कैसे जीव हो, आप बहुकोशीय जीव हो। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि एक कोशीय जीव में जो जल और नमकीनता यानी लवण की जो सांद्रता को बैलेंस या संतुलन करने की क्रिया होती है वो किस अंग में संपन्न होती है। यहाँ पे किडनी है, संकुचन धमनी है, त्वचा है, दिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा संकुचन धमनी, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही चीज अगर मतलब बहुकोशीय वाले प्राणी में कहे, हम लोगों में कहे, तो ये चीज किडनी में होता है। और ये एक कोशीय वाला था तो संकुचन धमनी में होता है। त्वचा एक उत्सर्जी अंग के उदाहरण है, जैसे पसीना वगैरह निकल जाता है त्वचा, है ना। और हार्ट जो है ये रक्त को पंप करने की काम करते हैं। और किस प्रकार के प्राणी में कितने चेंबर वाली हार्ट होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं, मत्स्य वाले में 2 चेंबर वाला होता है। एम्फीबियन जो होती है यानी उभयचर जो होती है उसमें 3 चेंबर वाली। स्तनधारी यानी ममल्स होता है। और जो बर्ड्स होता है यानी जो आपका चिड़िया वगैरह, तो उसमें जो है 4 चेंबर वाली हार्ट पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। शरीर में लवण तथा जल की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को संतुलन होने की क्रिया क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है ना। बहुकोशीय जीव जैसे मनुष्य में ये जो प्रक्रिया है यानी लवण और जल की सांद्रता को बैलेंस करने वाली जो काम है ये किडनी में होता है। एक कोशीय जीव में यह घटना संकुचन जो अभी आपने देखा वैक्यूल वहां पे होती है। इसके अलावा मनुष्य में पाए जाने वाली जो किडनी है इसकी वजन कितनी होती है, किडनी की, लीवर की, सब की वजन भी पूछा जाता है। ठीक है। तो मनुष्य में किडनी का औसत वजन 138 से 150 ग्राम माना गया है। लेकिन अगर आपसे जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्लड कितने होते हैं शरीर में, तो आप बोलते हो कि भाई पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ी मात्रा में ब्लड कम होती है। उसी प्रकार से जो किडनी की वजन है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की किडनी की वजन थोड़ा सा कम होगा। पुरुषों की किडनी का वजन 170 ग्राम तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है। ये एवरेज दिया गया है 138 से 150, और आज तक इतिहास गवाह है एवरेज ही पूछा है, न कि पुरुष और महिला का पूछा है। ठीक है। इसके अलावा यह मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी मतलब जिससे कोई भी अवशेष बाहर होता हो या फिर अलग किया जाता हो। इसका प्रमुख कार्य मूत्र का निर्माण करना है, रक्त को छानना इत्यादि किडनी का प्रमुख कार्य है ना। साधारणतः 2 भागों में विभक्त होता है। किसकी बात हो रही है, किडनी की, जिसमें आंतरिक संरचना वाले भाग को मेडुला और बाहर वाले संरचना जो होती है उस भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं की किडनी की वजन थोड़ा सा कम होता है, बता दिया। इनके अलावा किडनी में जो स्टोन होते हैं, कई बार आप अटेंड किए होंगे ये क्वेश्चन को, इसे कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। इसीलिए जिसकी भी किडनी की जो पथरी वाला रोगी होता है उनको जो है जैसे शिमला मिर्च, है ना, जो भी कैल्शियम वाली चीज है वो खाने को लगभग मना कर दिया जाता है। टमाटर का बीज ये सब खाने को जो है मना कर देता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लड छनने की क्रिया होती है वो नेफ्रॉन में होती है। ठीक है। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी की क्या नेफ्रॉन है। 3 प्रोसेस में ब्लड जो है छनती है। इसके अलग से मैं किसी दिन बता दूंगा, लेकिन जाने दो, आपको
जरूरत नहीं है उतना पढ़ने की, आपको जितना काम की है किडनी से संबंधित उतना बता दिया हूँ, ठीक है। एक नेफ्रॉन से मिलता जुलता शब्द न्यूरॉन है, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक की इकाई को कहते हैं और किडनी या वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। सबल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है सबल योजना। सबल योजना जो है, सबला योजना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रमुख योजना में एक और मैं बताया हूँ, नारी को नमन योजना, महिला वाला योजना है। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट दी जाती है महिलाओं के ट्रेवलिंग में। कौन से बस में? सरकारी बस में। प्राइवेट बस वाला देगा डिस्काउंट जी। इसके अलावा गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अम्मा पोखरी योजना, मोर जंगली जमीन योजना, मोघर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एक बात लिख लो, नोट कर लो, है ना, ये वाली क्वेश्चन आपके किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में जरूर छपेंगे, क्योंकि मैं जैसा कि देखता आया हूं इसको कि भाई भारत में सबसे अधिक दिन तक सीएम के पोस्ट पे रहने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए, क्योंकि पहले व्यक्ति सभी जानते हैं पवन चामलिंग, तो दूसरा कौन है? तो दूसरा भैया नवीन पटनायक साहब ही हैं उड़ीसा के, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये दूसरे सबसे अधिक दिन तक सीएम के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी बन गए हैं इंडिया में। इनके अलावा आबुआ आवास योजना, ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना। इनके अलावा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना मेघालय में चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युतीय उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित है। संयोजित मतलब जुड़ रहा है। मान लीजिए कि कोई भी ये उपकरण है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है ना, और ये कोई सा आपका एक उपकरण है, ऐसा मान लीजिए बड़का लाइट है, ये 220 वोल्ट की जो है यहाँ पे ये उपकरण है, 220 वोल्ट का है ना, और इसमें जो धारा कंज्यूम हो रहा है वो 5 एम्पियर धारा ले रहा है। तो इस उपकरण की शक्ति आपसे ज्ञात करने को बोला जा रहा है ना। आपके ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि P बराबर जो होता है, P बराबर VI होता है, यानी पावर का जो वैल्यू होता है वो वोल्टेज गुने करंट होता है। पावर का जो वैल्यू है वो वोल्टेज गुने करंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इजी वे में, बस समझने की जरूरत है ना। 2-3 प्रकार की न्यूमेरिकल और पूछे जाते हैं, एक उष्मा से है ना, HIRT वाला, और एक आपका रेसिस्टेंस से श्रेणी क्रम और आपका समानांतर क्रम में, है ना। एक आपका लेंस की क्षमता निकालने को पूछा जाता है, और फिर लेंस और दर्पण से न्यूमेरिकल भी आते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। उस पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, बहुत छोटा वीडियो है, देखने के बाद आप भले है ना जाने दीजिए, नींद में भी जो है आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, मैं बता दूंगा, या फिर मैं एक क्लास में पढ़ाई दूंगा, एक क्वेश्चन रख के कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट, करंट है I का मतलब करंट 5 एम्पियर, और आपका P बराबर VI में रख देंगे। तो 220 के 5 से गुना करेंगे तो 1100 जी। 1100 को जो है 1.1 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 1000 वाट के 1 किलोवाट, तो 1000 से भाग दे देंगे 1100 में सिंपली, है ना। तो हम इसको किलोवाट में लिख लेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और 746 वाट के बराबर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर या अश्वशक्ति होती है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं, और अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ी जानी चाहिए? सीरीज में जोड़ी जानी चाहिए, और वोल्ट मीटर को समानांतर पैरेलल में जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। और एम्पियर मात्रक किसका होता है? करंट का होता है, धारा का होता है। फ्यूज का तार जो होता है किसके बने होते हैं? एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, आज सिर्फ इंट्रो है, समझ लो, है ना। धीरे धीरे ये क्लास निखरेगी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन की पढ़ाने की एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पिछले 2 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एसएससी में है ना 3-4 सीरीज चलाया, बहुत मजा आ गया, और बाद में तो इतने मजा आ गए कि क्वेश्चन जैसे लगता था कि अपन से पूछ के ही डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है? जो चीज है उसमें छुपाने में क्या है? हमेशा थोड़ी मैं 19 साल की एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, हाँ पढ़ने का जरूर है मुझे 12-14 साल की एक्सपीरियंस, लेकिन पढ़ाने का बहुत कम दिन का है भाई, है ना। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भी कहा जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इनमें से किसे? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। रियो शिखर सम्मेलन कब होती है? 1992 में होती है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण विकास पे बल दिया गया था, चर्चा किया गया था। इस सम्मेलन में कुल 172 देशों ने भाग लिया था, है ना। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे होती है? जापान के क्योटो में होती है, 1997 में होती है। और परंतु इसे लागू कब होता है? यहाँ से क्वेश्चन पास्ट में बन चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभाव में आया, और बच्चे ने सीधे 1997 लगा के आ गया, दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो 2005 में प्रभाव में आता है, लेकिन विचार
विचार विमर्श या पारित 1997 में ही होती है। जैसे आपका एक और एग्जाम्पल, जैसे लोकपाल आपका 2013 में ही पास हो गया, लेकिन लगा कब आया, कब 2019 में, तो ऐसे समझिए। इनके अलावा कोप का फुल फॉर्म और UNFCCC का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, है ना। जैसे देखिए कोप का क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। UNFCCC का क्या होता है, यूपी पीट होता है। यूपी क्या होता है, यूपी पेट होता है ना, उसमें पूछा गया था। ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस प्रकार से। इनके अलावा कोप 28 की बैठक अभी अभी संपन्न हुआ है 2023 के अंदर, तो ये संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ है, UAE में हुआ है। और कोप 29 की अभी 2 दिन पहले ही जो है विचार विमर्श के बाद ऐसा फैसला लिया गया है कि ये बाकू अजरबैजान में कराए जाएंगे 24 के अंदर, है ना। ये पूर्ण रूप से अभी फैसला नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर नज़र रहेगी, है ना, अभी चली रही है। इसके अलावा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जाते हैं। 1987 में कराए गए थे मॉन्ट्रियल, है ना। ओजोन परत को क्षति किससे पहुंचती है, CFC से पहुंचती है, CFC से पहुंचती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचती है। इस गैस का उत्पादन कहाँ से होता है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित, है ना, तो यहाँ से जो है CFC निकलती है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाया जाता है। पिछले ग्रुप डी की एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो 2022 वाली, मैंने एनालिसिस करवाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, है ना। तब जो बच्चे को ओजोन का सूत्र पता है उसके लिए तो लल्लू हो गया ना, तो O3 है ना, 3 होते हैं। और इसके अनुभार भी पूछते हैं तो 48 16 के 48 होते हैं ना। इनके अलावा ग्रीन मफलर का संबंध तो ध्वनि प्रदूषण से है ना। इनके अलावा आवर्त सारणी आ गया, ध्यान से सुनो। आवर्त सारणी आज पहली दिन पढ़ाऊंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा आवर्त सारणी, क्योंकि यहीं पे जितना क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में लपेट लिया जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी के जो समूह 2 है उनको जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, M कहा जाता है ना। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी समूह नंबर 2 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का जो ये प्रिंट अभी आपने देखा, बहुत दिन से देखते आते होंगे मेरे साथ, तो ये जो है ना मोस्ले निर्मित प्रिंट है, जिसमें कुल कितने तत्व हैं, 118 है। ज्ञात तत्व है 118, 91 धातु है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है। तीनों को जोड़ेंगे 118 होगा। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं, 24। सिंथेटिक तत्व कितने हैं, 24। और नेचुरल तत्व कितने हैं, 94, है ना। नेचुरल कितने हैं, 94। दोनों को फिर से जोड़िए 118 हो जाएगा। प्रथम तत्व क्या है, H है, और अंतिम तत्व क्या है, OG है। समूह की संख्या कितने हैं, 18 है। वर्ग की संख्या कितने हैं, 7 है। अब समूह और वर्ग जो बच्चे बिल्कुल नहीं है और नहीं जान रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। देखिए समूह क्या है, ये जो खरे है ना, ये खरे, ये वाला ये समूह है, और वर्ग क्या है, ये लेटन सिंह वर्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। समूह और वर्ग कितने कितने हो गए, 7 आवर्त हो गए और 18 समूह हो गए। और समूह और वर्ग एक ही चीज होता है भाई, है ना। इसके अलावा इस आवर्त सारणी में नोबेल गैस के लिए अलग से व्यवस्था है समूह 18 में, और जो कि मेंडेलीव में नहीं था। इनके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी आता है, इसकी जो निर्माण है ये 1869 में हुआ था। अभी आपके एक एग्जाम SSC में पूछा था कि हाल ही में मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी के कौन से वर्षगांठ मनाया है, तो 150वां वर्षगांठ मनाया था, है ना। मेरे ख्याल में 2021 में आया था ये क्वेश्चन। इसके अलावा समूह की संख्या 9 है, आवर्त कितने थे, तो 7 थे। आवर्त दोनों में कॉमन है 7-7, लेकिन अभी वाले में 18 वर्ग है, पहले वाले में 9 वर्ग थे। ज्ञात तत्व कितने थे, 63 तत्वों को कहाँ कैसे रखा गया था, तो परमाणु भार के अनुसार। अक्रिय गैस की खोज उस समय नहीं हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ से फिर से समूह को पूरा याद करने की तरीके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को क्या कहा जाता है ना, क्षारीय धातु या S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन उसमें भी जो समूह 2 है उसे अर्थ अल्कलाइन मेटल कहा जाता है, जो ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, है ना। समूह 3 से लेकर 12 को D ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहा जाता है। समूह 13, 14, 15 का नाम जो प्रथम जो है तत्व है उसी के नाम पे इस ग्रुप को भी नाम बोलते हैं, इसीलिए यह कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा समूह 16 को कोल्केन कहा जाता है या ऑक्सीजन ग्रुप कहते हैं, कोल्केजेन या फिर ऑक्सीजन समूह भी कहा जाता है। समूह 17 को हेलोजन परिवार कहते हैं और समूह 18 को अक्रिय गैस फैमिली कहते हैं। 2 मिनट में 18 समूह याद करने
करने की, ये तरीके हैं, 2 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। समूह 13 से 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। और अभी आपने देखा था कि भाई एस ब्लॉक 1 2 और डी ब्लॉक 3 से 12, 13 से 18 पी ब्लॉक, और नीचे जो 2 रहते हैं लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, उसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 57 से 71 15 तत्व होंगे, लेंथेनाइड कहा जाता है। 89 से 103, है ना, एक्टियोनाइड कहा जाता है, इसमें भी 15 होंगे। दोनों प्रकार के तत्व को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानी किसके हैं, पोलेनियम के होते हैं। कितने होते हैं, 27 होते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होते हैं, हेलोजन ग्रुप में आती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, हेलोजन ग्रुप में आती है। सबसे अधिक तन्यता, या फिर इसे ही लफ्ज को आघात वर्धन्यता कह सकते हैं, जैसे सोना, लचीलापन जो होती है ये सोना की होती है। तभी तो आप 2 ग्राम सोना खरीदो और अंगूठी बनवा लो मस्त, 2 ग्राम लोहा में देखो एक सुई न बने, है ना। केरोसिन में डुबा कर रखने वाली तत्व सोडियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक, यानी पृथ्वी के भूपटपटी पर, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी भी 3 लेयर में बटी हुई है, क्रस्ट मेंटल क्रोड, तो जो क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं ये ऑक्सीजन है। लेकिन धातु की मामला पूछेगा तो मामला उल्टा हो जाएगा, पढ़ा रखा हूं 21 वाली सीरीज में, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली, है ना, गैस नाइट्रोजन 78%। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हीलियम को, है ना, हीलियम का जो इस्तेमाल है ये वायुयान के टायर में होती है, करेक्ट करके दूंगा, गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन में मिला के सांस लेने में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं आवर्त सारणी के गुणधर्म में। वर्ग में, अब वर्ग और आवर्त तो जब भी बोलूंगा तो क्लिक होगा ना भाई, वर्ग ये वाला है और आवर्त ये वाला है, ठीक है। तो वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दायां, राइट टू लेफ्ट, ये इधर है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये है। तो अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार घटेगा, तो एक बार आकार बढ़ता है और एक बार आकार घटता है, कंडीशन आपके सामने है। इसके अलावा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो वर्ग में, तो क्या होगा, विद्युत धनात्मकता जो है वो आपको बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन कम होता जाता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है। आवर्त में जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी जो है धनात्मकता है वो घटती जाएगी, यानी निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है ना। विद्युत ऋणात्मकता में अलग है थोड़ा, है ना। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं पर बढ़ती है। पीडीएफ के साथ 2 बार रिवीजन करेंगे, सब आ जाएगा, कोई चीज़ आपसे बड़ा नहीं है भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। और अभी आपने देखा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के कितने शहरों में कराए गए, तो ये 4 शहरों में कराए गए। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, ये सभी के सभी बता दिया है। एशियाई गेम 2022 जो 2023 में हुआ, है ना। यहाँ से क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में आने की तैयार है, चाहे रेलवे की कभी भी एग्जाम हो, आएगा जरूर, ठीक है। तो मैं पास्ट में करा दिया हूँ, कराते रहूंगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपका 4 शहरों में कराए गए। कहाँ पे, तमिलनाडु के 4 शहरों में। 4 शहर कौन थे, चेन्नई था, त्रिची था, मदुरई और कम्बतूर था। कब से कब, 19 से 31 जनवरी 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआती जो इवेंट है वो कहाँ करवाया गया था, दिल्ली में। उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था। 2024 में हुए इवेंट 6ठा इवेंट था। इसके विजेता कौन है, महाराष्ट्र, 4था टाइटल। 6 बार गेम हुआ है, 4 बार विजेता महाराष्ट्र, 2 बार हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में 26 खेल को शामिल किया गया था। पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया था। प्रदर्शनी खेल के तौर पे तमिलनाडु के शिवलंब को रखा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुई थी, उड़ीसा में 2024 में, है ना। एक सेकेंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में हुई थी, ठीक है, उड़ीसा में। 2024 में जो यह खेल है ना, ये पूर्वोत्तर भारत में कराए गए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इनके अलावा
त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका स्थित है भैया, है ना, उत्तराखंड के चमोली के पास है त्रिशूल पर्वत शिखर, नाम ऐसा है ना, तो देखिएगा, है ना। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय का पार्ट है। दूसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी कमेत, वो भी कुमायूं हिमालय का ही पार्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। 2000 बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी हाइट 85-86 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 88-50 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट जो है और 86-11 है ना, इसे K2 भी कहा जाता है। हिमालय जो है ये सबसे नवीन तथा बलित पर्वत का उदाहरण है और हिमालय के सबसे नवीन तथा सबसे दक्षिणतम भाग को शिवालिक कहा जाता है। ये सबसे नवीन निर्मित हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाली मलमली घास के को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। जो हिमालय के ऊपर जहाँ पे जो इसकी स्लोप खत्म होती है, पेड़ पौधे के क्षेत्र घटते हुए मलमली घास का क्षेत्र आ जाता है, उसे बुग्याल कहा जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा हिमालय की जगह पे पहले टेथीज सागर था, रेलवे यही सब पूछता है, छोटू छोटू। इसके अलावा प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध, सब छोटुए नहीं पूछता है, नहीं तो सब पास हो जाता ना। प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अब यहाँ पे आदमी नहीं है, उनके कंट्री से ताल्लुक रखने की बात कर रही है कि अफगान था कि तुर्क था, मंगोल था, अरब था। तो इसमें से आपका आंसर अफगान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अफगान हो जाएगा। जो महमूद लोदी थे वो अफगानी थे और जो आपका युद्ध हुआ है महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ है। बाबर मुगल वंश की स्थापना से पूर्व फरगना के शासक थे। वह 14 वर्ष की अवस्था में 1494 में फरगना के शासक बने थे। बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो सल्तनत के अंतिम शासक भी हुए, उनको हरा के जो है मुगल वंश की स्थापना किए थे। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर को आगरा में दफनाया गया था, परंतु इसके इच्छानुसार अंततः काबुल में दफनाया गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध इस प्रकार से है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के प्रथम लड़ाई में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 मेदनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगान शासक महमूद लोदी को हराया। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में होती है। ठीक है। इसके अलावा मुगल वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में कहाँ से जो है सत्ता मतलब खेमा संभाल रहे थे? तो दिल्ली से। ठीक है। और बहादुर शाह जफर के साथ ही माना जाता है कि मुगल वंश समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने उसे पकड़ के बर्मा ले गए। ठीक है। मुगल वंश में साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर पानीपत की द्वितीय लड़ाई में 1556 में जो हुआ था उसमें विजय प्राप्त किया था हेमू को हरा के। अकबर के शासन अवधि जो है या फिर अवधि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था, मरने तक। ठीक है। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के समय में ही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार अधिकार पत्र किसने पेश किया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पेश किया था। ये हाल फिलहाल में 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रसिद्ध आगरा का किला फतेहपुर सिकरी की में जो अंदर इबादत खाना है ना, जोधाबाई की महल है, ये सभी के सभी दीन इलाही धर्म है। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के प्रारंभिक दिनों का संरक्षण कौन थे? बैरम खान थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। यही टोडरमल 10 साला बंदोबस्त चलवाया था। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर की शासन अवधि 1605 से 1627 होती है। इसके बाद शाहजहां आता है ना, सॉरी हाँ शाहजहां, सही बात है भाई। इसी के काल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं। ठीक है। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया था। हुमायूं को बिलग्राम या चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से शिकस्त मिला था। इसके बाद हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी और शेरशाह सूरी ने है ना एक अलग वंश सूर वंश है ना एक अलग वंश सूर वंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या होता है? फरीद खान होता है। क्या होता है? फरीद खान। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन करवाए थे? तो इसका श्रेय भी शेरशाह सूरी को दिया जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है भैया।
इसके अलावा मयूर सिंहासन का जो निर्माण है मुगल वंश में वो कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह जो इस सिंहासन पे बैठे वो मोहम्मद शाह हुए। उसके बाद मयूर सिंहासन टूट गया? नहीं, नादिर शाह ने इसे लूट कर जो है ईरान ले गए, है ना। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? नाम से स्पष्ट है, यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और ब्रह्मपुत्र नदी भी अरुणाचल प्रदेश के समीप ही भारत में एंट्री मारती है। तो आपका आंसर यांग्याप दर्रा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है, ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में देहांग कहा जाता है ना। स्थानीय भाषा में देहांग कहा जाता है, सांगपो कहा जाएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्थानीय भाषा में, है ना, कहा जाएगा इसे सांगपो। क्या कहा जाएगा? सांगपो, ठीक है। और जब इंडिया में आएगा तब देहांग कहा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं सही करके दूंगा, बाद बाकी आप यहाँ से सुन के जो है समझे, है ना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के समीप जब ये भूभाग भारत में एंट्री मारता है तब इसे देहांग कहा जाता है, वहाँ सांगपो खाली लिखना होगा। बांग्लादेश में यह यमुना के नाम से प्रवाहित होता है। यह भारत में सबसे लंबी राष्ट्रपारीय नदी है, मतलब देश के बाहर से ओरिजिनेट होने वाला। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली इसी नदी में है। इसी नदी को असम का शोक कहा जाता है। इस नदी प्रणाली में ही भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो धुबरी और सादिया को जोड़ती है स्थित है ना। यह अंततः गंगा में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। प्रमुख सहायक नदियां मानस, लोहित, बराक और सुबनसिरी। 3 नदी प्रणाली जरूर पढ़ाऊंगा इस क्लास में भी। एक ब्रह्मपुत्र आज लगभग समाप्त हुआ, इसके अलावा गंगा नदी प्रणाली और एक सिंधु नदी प्रणाली पढ़ाऊंगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदी एक प्रश्न लेके बताऊंगा, ठीक। इसके अलावा माना, नीति तथा लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये तीनों ही दर्रा, नीलिमा जो है उत्तराखंड में है, बोमडिला दर्रा, यांगाप दर्रा और दिफू दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है एक आपका क्या है भैया? नामदफा नेशनल पार्क, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा डोनोपोली हवाई अड्डा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा भी कहा जाता था। बोलन दर्रा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, बोलन दर्रा, है ना। नाम कैसा है? बोलन। एलिफेंटा पास ये श्रीलंका में है। खैबर पास अफगानिस्तान में है। और खैबर पास किसको किसको जोड़ता है ये पूछता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। वहीं भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ा जाता है ना। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा से जोड़ी जाती है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा से जोड़ी जाती है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट शर्करा कौन सी है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो है ये फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज इन चारों में सबसे मीठी होती है ना। फ्रुक्टोज का जो सूत्र है आपके सामने है, C5H10O5 होता है ना। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आती है। ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन इत्यादि भी मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है। माल्टोस डाइसेक्राइड के उदाहरण है। यहाँ से अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कि निम्नलिखित में से कौन डाई, पोली या है ना मोनोसेक्राइड है। ठीक है, इसके अलावा माल्टोस के टूटने से दो अणु ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण होता है। सेम सूत्र रहता है, लेकिन एक जो है एल्डिहाइड समूह से ताल्लुक रखते हैं और दूसरा कीटोन समूह से ताल्लुक रखते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसी खिलाड़ी को अगर तुरंत में एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज लीजिए। मानव शरीर में लीवर जो है ये ग्लूकोज को किस रूप में भंडारित करते हैं, तो आप कहते हो ग्लाइकोजेन के रूप में भंडारित करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, ये आपके अभी एक रेलवे की जो NTPC स्टेज 1 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टोज के निर्माण में गैलेक्टोस ... भाग लेती है। तो गैलेक्टोस और ग्लूकोज के जो है निर्माण, लैक्टोज के निर्माण गैलेक्टोस और ग्लूकोज से होती है, ऐसा समझिए, है ना। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा है। जल, फाइबर, खनिज ये सब ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन इंटरनल जो कार्यविधि है वो चलाने के लिए आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि पानी ऊर्जा नहीं देता, नहीं पिएंगे तो फिर नहीं रहेंगे भाई। इसके अलावा सैकरिन साधारण चीनी से लगभग 550 गुना मीठा होता है। इसके अलावा शरीर में ग्लूकोज की लेवल या चीनी की मात्रा बढ़ जाने से बीमारी होती है, आपका कौन सा? शुगर बीमारी। और ये किसके कमी से होती है? इंसुलिन के कमी से होती है। इंसुलिन की खोज भी पहले पूछा जाता था, बेंटिंग एवं बेस्टा अब नहीं पूछेगा। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के शासन के दौरान किया गया था?
तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दौरान जो है किया गया था कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, है ना। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के प्रतापी राजा हुए जिन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ममलपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया, कांची स्थित मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर इत्यादि का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में ही हुआ था। इसी कारण इसे मंदिर निर्माण के काल भी कहा गया। इसके अलावा पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और राजधानी कहाँ पे थी? कांचीपुरम। और किस धर्म को मानते थे पल्लव शासक? अधिकांश तो वैष्णव धर्म के, है ना। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में जो हेनसांग है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था तो दक्षिण भारत भी घूमने गए थे, तो ये गए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, सूर्य मंदिर है। 10 रुपए की नोट के पीछे इनके अंकन आप देख सकते हैं। चंदेल राजाओं ने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर परिसर में सबसे बड़ा मंदिर कौन है? कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली के अतिरिक्त पंचायतन शैली में भी बनाए गए, तो 2 शैली का समावेशन है। दक्षिण भारत की जो भी मंदिरें होते हैं लगभग किस शैली में बनते हैं? द्रविड़ शैली में बनती है ना। जिसकी क्या विशेषता होती है? गोपुरम। गोपुरम क्या होती है? एक लंबी गलियारा होती है। ये रेलवे की ये सब फेमस क्वेश्चन है भाई, है ना। इस्लाम में धार्मिक स्थलों पर प्रवेश करने वाली जो गेट होती है, कल भी बताया था, तो इसे पिस्ताक कहा जाता है। मंदिरों में देवी देवता कहाँ रहते हैं? गर्भगृह में रहते हैं। मंदिरों में भक्तजन कहाँ बैठते हैं? तो मंडप में बैठते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? छत्र या हर्मिका कहते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ना, अंत्येष्टि वाला जगह है जहाँ पे बौद्ध के सार्वजनिक हित के जो भी चीज को संरक्षित रखा जाता है उसे स्तूप कहा जाता है ना। प्रसिद्ध नागपुर की संधि कब हुई थी? 1816 में। नागपुर की संधि 1816 भोसले राजा और लॉर्ड हैंक्सटस के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि 2 बार होता है, एगो शिवाजी जयसिंह के बीच, एगो मराठा और अंग्रेजों के बीच 1776 में, तो दोनों बार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कितना टाइम हो गया? ड्यूटी निकलना था। इसके अलावा वसीन की संधि 1802 में होती है मराठा नेता बाजीराव द्वितीय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। इनके अलावा कुछ अन्य संधियां जैसे सालाबाई की संधि 1782 ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच, है ना। इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इसी संधि के तहत किया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछा जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 1799 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य के तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित है? 4 को दिया गया है, इन चारों में तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिण में स्थित होंगे, जैसा कि आप इमेज से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनके लिहाज में अगर भी आप देखिए तो ये सबसे दक्षिण में आ जाएगा, ठीक है। तो तूतीकोरिन आंसर हो जाएगा। गोवा में स्थित मार्मागोवा बंदरगाह किस नदी के समीप है? तो जुआरी नदी के समीप है और इस बंदरगाह से आयरन एस्क की निर्यात की जाती है। भारत में छोटे छोटे टोटल कितने बंदरगाह हैं? तो 200 से अधिक बंदरगाह हैं। इसके अलावा सबसे अधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। सबसे अधिक सेफ और लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है। सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बंबई है। पश्चिमी घाट की बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है, मंगलुरु है, कोच्चि है, सभी पश्चिमी घाट की, यानी अरब सागर के किनारे जो भी है पश्चिमी घाट की है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? तो लोथल और सुरकोतला। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बंदरगाह की बात आई तो रिलेटन विधि से पढ़ाता हूं तो इसीलिए यहाँ पे रखना पड़ा। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा बंदरगाह विकास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट भी है भाई। इसके अलावा कांडला को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। निम्नलिखित पदार्थों तथा उनके रासायनिक सूत्रों के साथ मिलान कीजिए। आपका दिया गया है भारी जल D2O में चला जाएगा। प्रोड्यूसर गैस चला जाएगा आपके इधर CO+N2। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और मिथाइल आइसोसनेट CO+N2 में माफ कीजिएगा CH3NC में चला जाएगा। इसी प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो परंतु जो प्रोटॉन की संख्या है या परमाणु क्रमांक है ये समान
द्रव्यमान होता है तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का Hall2S। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जीवित चूना को क्या कहते हैं? क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO कहते हैं। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AgCl, अर्जेंटम क्लोराइड है ना, चांदी का सूत्र होता है Ag, है ना। जल का रासायनिक गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस का, माफ कीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AgNO3, यानी ये अर्जेंटम नाइट्रेट हो जाएगा। NO3 लास्ट कर रहा है तो नाइट्रेट पढ़ना है। जो आपका फिनॉल है, फिनॉल जो है, फिनॉल को ही कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, है ना, तो ये फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो C6H5OH होता है। जब आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को खींच के एक OH समूह जोड़ दोगे तो आपको फिनॉल की प्राप्ति होती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में आप नाइट्रस ऑक्साइड का भी उपयोग करते हो। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। निश्चेतक मतलब बेहोश करने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस का ही जो है लीकेज हुआ था। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो किस फैक्ट्री में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो के कारण ओजोन परत की क्षति होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है एसिड रेन होती है। वर्ष 2023 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फस्से को दिया गया है। किस देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी नोबेल पुरस्कार के विजेता, जिसमें आपको 3 याद रखना है। एक तो साहित्य का, शांति का और अर्थशास्त्र का। जो सिंगल पर्सन है वो आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं और क्लॉडिया गोल्डन जो अर्थशास्त्र के हैं वो आपके अमेरिका के हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। सर्वप्रथम यह 5 क्षेत्रों में दी जाती थी: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साहित्य और शांति। 1968 में घोषित, 1969 में प्रथम बार इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर अब तक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि राइट के लिए 1913 में, अन्य भारतीय 1930, है ना, CV रमन साहब, है ना, फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में, इसके अलावा S चंद्रशेखर 1983 में, मदर टेरेसा 1979 शांति में, कैलाश सत्यार्थी 2014 साहित्य में, शांति में, वेंकट रमन रामकृष्णन, है ना, 2009 में केमिस्ट्री में, अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स में। इस प्रकार से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनके अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के सेंट्रल बैंक, जो भी स्वीडन के केंद्रीय बैंक है, इनके द्वारा दिया जाता है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। भारत में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था रायमन मैग्सेसे पुरस्कार पुरुष में, और महिला में M सुब्बालक्ष्मी मैडम को। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो संगीतकार है इसमें M सुब्बालक्ष्मी सर्वप्रथम है। तत्पश्चात पंडित रविशंकर है, बिस्मिल्लाह खां और आपका लता मंगेशकर है, भूपेन हजारिका और पंडित भीमसेन जोशी। इनके अलावा इकोनॉमिक्स में प्रथम भारतीय, है ना, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, अमर्त्य सेन है और सेकंड भारतीय अभिजीत बनर्जी है। मौलिक अधिकार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। सही बात है भाई, यहाँ पे अगर मेरा बच्चा पैदा होगा तो इसको मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाएगी। इसे लागू करने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। अगर आपका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय तक जा सकते हैं। आर्टिकल 32 अधिकार देता है आपको। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, एकदम किया गया है। किसी भी विदेशियों को कोई भी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यह सरासर झूठ है। कई सारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। विषम परिस्थिति में, है ना, जो है मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, लेकिन अपवाद है कि 20-21 जो है ये परिवर्तित नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। इसके अलावा कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 20 अपराध के लिए, है ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी या बलात् श्रम पे रोक, ये सभी के सभी विदेशियों को भी मिलता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे मैग्ना कार्टा ही नहीं जानते क्या होता है। ये एक प्रकार का घोषणा पत्र है ना, जो ब्रिटेन में सबसे पहले 13वीं शताब्दी में यूज किया गया था इस शब्द को। ठीक है, मैग्ना कार्टा। इसके अलावा 1978 से पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन से पहले। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 होती है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 300A में विधिक अधिकार के तौर पे रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा
जो मौलिक अधिकार था वो पहले किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 19(1) के 4 में। पहले 7 चीज हुआ करता था, अभी वर्तमान में 19 आर्टिकल आप देखेंगे तो वहां पे 6 चीज है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 31 में भी था, तो इन दोनों जगह से संपत्ति के बात को हटाया गया। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे, समानता का अधिकार होता है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पे। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का जो है माता माना है ना। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे शुरुआत में 10 प्रकार के जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी, तो 6 थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पिछले बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था, किस लिए दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित थे, भैया की वृक्ष कटाई पर रोक लगा दिया था, राजस्थान की बात है ये। इनके अलावा चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, है ना। ये पिको आंदोलन 1983 कर्नाटक, है ना, पेड़ों के संरक्षण से। तो ये सभी के सभी जो है किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है आंदोलन हुए भारत में, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। भारत में टाइगर ऑफ मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा भी है, भारत और बांग्लादेश फैली हुई है। एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास गिर गुजरात गिर नेशनल पार्क में मिलेगा, है ना। सबसे अधिक बाघ कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है। हम्पी के खंडहर का खोज या उजागर करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भाई कर्नल कॉलिंग मैकेंजी को, ठीक है। हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ये क्या था भाई, तो विजयनगर साम्राज्य के राजधानी हुआ करता था 3 वंश का, है ना, तुलुब, सुलुब और संगम का। लेकिन अरबिदु वंश जो है ये पेनकोंडा में अपना राजधानी बना लिया था, ठीक है। 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसे प्रकाश में लाया। ऐसा नहीं कि ये जगह नहीं था, जगह तो भाई बहुत पुराने हैं, लेकिन इसे खोज करके लैमलाइट में लाया, है ना। इसी प्रकार से सांची के स्तूप की खोज का श्रेय 1818 में हेनरी टेलर को दिया जाता है, जबकि सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, है ना। ये सांची कहाँ, मध्य प्रदेश में है। और सांची सिटी जो है भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला सिटी है। और गांव की बात करेंगे तो मोढेरा गुजरात, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जॉर्ज बिटेट है। इसकी निर्माण कार्य जो है 1911 में स्टार्ट हुआ था। ये बंबई में अरब सागर के जो है एकदम किनारे है और ताजमहल होटल के ठीक सामने है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। 1498 में कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा सेकेंड टाइम। 1502 में इंडिया आए थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो देखिए भारत का मार्टिन लूथर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर हुआ करता था। इसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ये आधुनिक भारत का जनक कहलाता है, आधुनिक भारत का पिता कहलाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहलाता है। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा 1815 और 1828 कोलकाता में स्थापित किए थे। इन्होंने सती प्रथा के अंत कराने के लिए काफी प्रयासरत रहे और सती प्रथा का अंत जो है अंततः विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो दुनिया में इस समय सबसे अधिक ऊंची प्रतिमा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस क्षेत्र ने भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो ये सेवा क्षेत्र है भाई। हमेशा सेवा क्षेत्र ही सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है इंडिया में। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा पहला क्षेत्र बता दिए हैं जो नेचुरल कार्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी सीधे सीधे नेचर से ताल्लुक है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, ये सब जो है आपका प्रथम सेक्टर में आता है। दूसरा सेक्टर जो कच्चे माल पर आधारित होता है और दूसरा सेक्टर होता है। और तीसरा सेक्टर जो होता है कि भाई जो मदद पहुंचाता है, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग व्यवस्था हो गया, ये सब जो है आपके सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे, है ना। इनके अलावा वर्तमान समय में सबसे अधिक जीडीपी कौन देता है भैया, महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकांश नागरिक प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी कृषि सेक्टर में जो है रोजगार प्राप्त करते हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है इंडिया में ये गोवा सिक्किम है ना। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। और
सबसे कम जो है बिहार और झारखंड है। ठीक है, तो ये थे आज के आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट भैया, आरपीएफ की कहिए या फिर डायरेक्ट रेलवे कहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आज हमको ड्यूटी निकलना है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चले हैं। आशा करेंगे कि कल से एक फिक्स टाइम आपको दिया जाएगा जो टेलीग्राम पे आपको सूचित कर दी जाएगी और फिक्स टाइम में जो है आपको आराम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। और पीडीएफ संबंधित या फिर पीडीएफ वाले ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।